नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, पिछले दिनों एक युवती प्रीति बाला की मौत हो जाती है। उस परिवार के साथ मेरी पूरी मीडिया टीम की बहुत सारी सहानुभूति है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन यह एक डॉक्टर एक मरीज की बात है, मैं पूरी विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ, आपको बने रहिएगा हमारे साथ। प्रीति बाला को एक गवर्नमेंट का जब सदर अस्पताल जमुई की पर्ची है, इसमें 8 तारीख जुलाई महीना 2020 को 11:23 प्रीति बाला को सदर अस्पताल जमुई में भर्ती कराया जाता है। वहाँ चेकअप के बाद, वहाँ 5 दिनों के बाद वहीं की डॉक्टर ने उनको कब 13 तारीख 7वां महीना 2020 को इनको रेफर किया जाता है कि इनका सिजेरियन होगा। इनका जो मेडिकल प्रोटोकॉल इस अनुसार इनको एडवाइस किया जाता है, लेकिन पेशेंट वहाँ भर्ती नहीं रहती, पेशेंट को वहाँ से कहीं ले जाया जाता अन्यत्र अस्पताल, जैसा कि डॉक्टर प्रीतम ने आज मीडिया के सामने अपनी बातें रखते हुए कही। उसके बाद वहाँ से भी उस पेशेंट को पटना रेफर कर दिया जाता है। वहाँ पटना नहीं जाके पुष्पांजलि हॉस्पिटल जमुई में उस महिला रोगी को भर्ती कराई जाती है, कई लोगों की पैरवी के बाद, जहाँ तमाम जो मेडिकल प्रक्रिया है पूरी करते हुए उस महिला को जितना भी बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड में भराया जाता है। जब डॉक्टर प्रीतम की टीम उस महिला को चेकअप करते हैं तो वहाँ साफ कहा जाता है कि पेशेंट का बचने का चांसेस 50% ही है। ये केस बहुत ही गड़बड़ा चुका है। लेकिन फिर भी कई राजनीतिक दबाव के बाद उस महिला रोगी को प्रीतम जी अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और चिकित्सा शुरू करते हैं। इसी क्रम में कई सारे क्रिटिकल जो स्टेज होते हैं गुजरता है। बने रहिएगा हमारे साथ। अब पूरी जो बातें मीडिया के सामने डॉक्टर प्रीतम ने रखी, उस बातें को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी महिला, कोई भी डॉक्टर दुनिया का हो, वो कभी नहीं चाहता कि हमारा पेशेंट का डेथ, हमारी पेशेंट की मौत हो। ऐसे में डॉक्टर प्रीतम भी अपने अथक प्रयास किया, उनकी पूरी टीम ने प्रयास किया। फिर भी अभी जैसा कि डॉक्टर प्रीतम ने कहा, हमारे ऊपर राजनीतिक साजिश रची जा रही है। ये क्या मामला है तो पुलिस के जांच का विषय है, और डॉक्टर प्रीतम ने मीडिया के सामने क्या क्या बातें कही वो पूरी बातें मैं विस्तार से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये खबर थोड़ी लंबी होगी, दर्शकों देखिएगा जरूर, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है और किसी का कैरियर का सवाल है। थैंक यू। उसके बाद क्या है, मरीज का एक पेपर हम लोग के पास है जो सदर अस्पताल का है, और 8 तारीख 8/7/2020 का उनके पास पेपर है। और उस पेपर के पीछे, उसी पेपर के पीछे एक नोटिंग डाला गया है जो डॉक्टर शालिनी का डाला हुआ है, जिन्होंने लिखा है कि लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, वेजाइनल ब्लीड हो रहा है, पेशेंट को सिजेरियन कराना है। तो अगर उसी समय पेशेंट के अटेंडेंट ने सिजेरियन करवा ली होती सदर अस्पताल में, 8/7 को सदर अस्पताल में दिखाया, और फिर सजेस्ट कब की डॉक्टर वहाँ 13 तारीख का, फिर मेरे पास एक सप्ताह का बीच में कोई नोटिंग नहीं है। आपके हॉस्पिटल में कब पेशेंट मिली? मेरे हॉस्पिटल में 13 के मॉर्निंग में आई, 8 के बाद फिर 6 दिन का, हाँ 5 दिन का गैपिंग है। 5 दिन का गैपिंग है। और डॉक्टर ने खुद उनको एडवाइस किया कि लेबर नॉन प्रोग्रेसिव है, आप सिजेरियन करवा लीजिए। शायद उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास किया होगा, इसीलिए बच्चेदानी रप्चर हो गई। अच्छा, क्या मरीज का परिजन जो है सदर अस्पताल निकलने के बाद डायरेक्ट आपके क्लिनिक में आया है कि और नहीं? उन्होंने हिस्ट्री दिया है कि वो डॉक्टर इंदु गुप्ता के पास गए थे, लेकिन उन्होंने उनको रेफर कर दिया पटना के लिए। और रात भर 3 बजे की रात की वाकया उन्होंने बताई, और 3 बजे के बाद पेशेंट हमारे पास 9 बजे आई। और इस 3 बजे से 9 बजे के बीच में जो 7-8 घंटा का ड्यूरेशन है, वो पेशेंट कहाँ रहा, कैसे रहा, बिना बीपी का, बिना पल्स का, वो हमें नहीं मालूम। हम लोग ने बहुत पूछा लेकिन उन्होंने बताया नहीं। डॉक्टर प्रीतम, 8 तारीख को पेशेंट सदर अस्पताल जमुई में भर्ती किया जाता है, 8 जुलाई को। उसके बाद आपके हॉस्पिटल किस तारीख को पेशेंट आता है? हॉस्पिटल 13 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 8:30 में हमारे पास 5 दिन का गैपिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर शालिनी ने रात में 13 बजे लिखा हुआ, रात के उन्होंने 12 बजे के बाद का बताया था कि वो सदर गए थे डिलीवरी के लिए, लेकिन वहाँ पे दाई ने ट्राई किया, नहीं हुआ, तो डॉक्टर इंदु गुप्ता के पास गए, लेकिन उन्होंने वहाँ से मतलब कि रेफर कर दिया पटना की तरफ। मुझे लगता है कि शायद उन्हें मालूम चल गया होगा कि बच्चा फट चुकी है और मरीज की स्थिति गंभीर हो क्रिटिकल है जी। और वो मरीज सुबह, तो सारे जगह से जब कोई उनके पेशेंट को डिनाई कर गया, सभी डॉक्टर ने डिनाई कर गए, तो वो सुबह 9:30 पे या 8:30 पे ऐसे कुछ समय में वो हमारे क्लिनिक पे आए। और उनके आने के साथ डिफरेंट बहुत सारे नेता का, जैसे कि जमुई के पूर्व अध्यक्ष भास्कर सिंह का, कंचन देवी का, डीपीएम जमुई, ये सब का मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, पेशेंट बहुत सीरियस है और अपना लड़का है, अपने भाजपा का है, आप देख लीजिए। क्योंकि मेरे पिता भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो इन लोग से हमारी अच्छी जान पहचान है। तो मैंने चलो ये पिता समतुल्य हैं, तो इनकी बात को मैं नकार नहीं सकता। लेकिन फिर भी हर कंसर्न रिपोर्ट
हर पेशेंट के हर हालात को बताते हुए और कंसर्न पे साइन लेते हुए हमने प्रोसीड किया। हर चीज़ बताया गया था कि आपका पेशेंट, आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, अगर मैंने पेशेंट को डिनाई कर दिया होता तो पेशेंट ऐसे भी आधे घंटे बाद नहीं बचती, तो क्या मैंने गलती किया उसकी जान को बचा के? मैंने तो ट्राई किया ना, मैं तो ट्राई कर सकता हूँ। अगर पेशेंट के अटेंडेंट सही समय पे मेरे पास आए होते तो ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं होता। पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एक पेशेंट की मौत हो गई डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, और डॉक्टर का नाम डॉक्टर प्रीतम है, और पुष्पांजलि हॉस्पिटल में पेशेंट पे लापरवाही बरती गई। बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारे खबर निकाले गए, बहुत सारे खबर को मैंने देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी अपना एक पक्ष रखना चाहिए कि क्या हुआ था और क्यों पेशेंट की मृत्यु हुई, क्योंकि बहुत सारे अखबारों में मैंने देखा कि ऐसे बातें लिखी हुई हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है। तो आज मैं आपको सारे तथ्य के साथ बताता हूँ कि उस पेशेंट की क्या स्थिति थी, हम लोग ने उनको किस स्थिति में एडमिशन लिया, क्या पेशेंट को हम लोग ने बताया, ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगा, हमने उनको क्यों रेफ़र किया और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो सबसे पहले मैं आपको उन बॉन्ड को दिखाना, कंसर्न को दिखाना, बॉन्ड को दिखाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने खुद से साइन करके पेशेंट को सब कुछ बताने के बाद कि पेशेंट की मृत्यु की संभावना सबसे ज़्यादा है और पेशेंट की बचने की उम्मीद कम है, बच्चा पेट में मर चुका है, शरीर से सारा खून निकल चुका है और उनकी हृदय गति बहुत तेज़ बढ़ी हुई है। और उसके बाद अगर आप लोग परमिशन देंगे, आप लोग अपना परिवार से सहमति ले ले, अगर आप परमिशन देंगे तो हम लोग इस पेशेंट के ऊपर रिस्क लेके ऑपरेशन का प्लान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि ऑपरेशन के दौरान या बेहोशी के दौरान मरीज़ की जान चली जाती है तो ना तो हॉस्पिटल कोई कर्मचारी जिम्मेवार होगा, ना तो कोई डॉक्टर जिम्मेवार होगा, क्योंकि पेशेंट की स्थिति ही ऐसी है। ये मार्च करके मुझे मानसिक तौर से परेशान किया। आप देख सकते हैं, अगर ऐसा स्थिति अगर हमेशा रहेगा तो कोई भी एक यंग डॉक्टर जो कि क्रिटिकल पेशेंट को देखता है वो कैसे मैनेज करेगा। क्या हम अपने दरवाजा से पेशेंट को लौटा दें? अगर लौटा देंगे तो मृत्यु दर क्या होगी? और हम अपने पास जब उनको भर्ती करके रखते हैं तो उसका मृत्यु दर कम से कम 10 पेशेंट में 6 पेशेंट तो हम बचा पाते हैं, किसी का घर तो हम बचा पाते हैं। इस पेशेंट का मैंने इसलिए बस ऑपरेशन के लिए सहमति जताई थी कि इनके पति ने बोला था सर इसकी बच्ची छोटी है, इनको बचा दिए। ये सोच के मेरे दिल में इतना दया आया कि काश मैं इस पेशेंट को बचा दूं, और मैंने उस पर काम किया। नहीं तो मैंने इस पेशेंट के लिए डिनाई कर दिया था कि आप ले जाइए, इस पेशेंट के बचने का उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इनका हृदय गति जितना ज़्यादा है उसमें वो कभी भी कार्डियक अरेस्ट कर सकते हैं। 190 और 200 जा रहा है, उस सबका साक्ष्य मेरे पास है। और ट्रीटमेंट के दौरान जो मैंने एडमिशन फॉर्म बनाया, मैं उस एडमिशन फॉर्म का भी फोटो आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग ने उस समय डायग्नोसिस क्या लिखा था। सहमति पत्र कि हम लोग ने उनसे ये बताया कि आपका मरीज़ गंभीर है, आप उपचार के लिए हमको दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ स्थिति होता है तो उसको वेंटिलेटर पे भी डाला जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उन्होंने सहमति पत्र बजाते दिया और हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। कंसेंट पेपर उनके हस्बैंड ने साइन किया है और उसमें एकदम लिखा हुआ है साफ अक्षरों में कि मैं अपने मरीज़ को पुष्पांजलि हॉस्पिटल, इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरे मरीज़ का हालत बहुत ही गंभीर है और मरीज़ का बीपी नहीं है और दिल की धड़कन 180 से 190 के बीच रहता है। डॉक्टर साहब द्वारा सब कुछ मरीज़ को के बारे में बता दिया गया है कि मरीज़ के ऑपरेशन के दौरान 50% बचने की संभावना और 50% मरने की संभावना है। अगर ऐसा मरीज को कुछ होता है तो ना तो कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी ना तो डॉक्टर कोई जिम्मेवार होगा। ये तो एक कंसेंट है, हमारे पास ऐसा 5 कंसेंट है। हम लोग ने 5 जगह उनसे साइन कराया और अलग अलग कंसेंट पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर्जरी से पहले का कंसेंट है जिसमें हम लोग ने कितने पैसा मांगा वो भी लिखा हुआ है। हम लोग ने 25,000 रुपया मांगा था उनसे, टोटल पैकेज था सर्जरी का जिसमें 2 दिन का दवा और वो था, लेकिन पेशेंट की स्थिति बहुत नाजुक थी। उन्होंने बस 15,000 रुपया दिया और बोला कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है। और हम लोग ने बिना पैसा का डिमांड किया, ऑपरेशन प्रोसीड किया। आप इसमें यहाँ उस पेशेंट के हस्बैंड का साइन देख सकते हैं। ये सर्जरी का कंसेंट है। डॉक्यूमेंट के आधार पे हमें सदर का एक कॉपी दिया, सदर अस्पताल का, जिसमें पंजीकरण तिथि 8/7/2020 का है, जहाँ पे उन्होंने दिखाया। उसके बाद एक नोटिंग डाला हुआ है पीछे में, नोटिंग में साइन किया हुआ है 13/7/20 का, जिसमें डॉक्टर साली करके कोई है, उन्होंने उनको देखा है और उन्होंने लिखा है कि इनका ब्लीडिंग पीवी है और LSCS लेबर प्रोग्रेस में नहीं है, इसलिए इनका सिजेरियन करना पड़ेगा। इनके यहाँ से जाने के बाद उन्होंने हिस्ट्री दिया था कि वो कहीं बाहर चले गए और उन्होंने डॉक्टर इंदु गुप्ता का नाम लिया था, लेकिन उनका कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है और उन्होंने दिया भी नहीं। इस बीच में बच्चेदानी फटने के क्रम में उसके बाद वो कहाँ गए और उन्होंने पेशेंट को इतना देर कहाँ रखा वो हमें नहीं मालूम। अगर वो सही समय पे पेशेंट को ले आते
और सही जगह पे ले जाते। मैं ये नहीं करता कि वो पुष्पांजलि हॉस्पिटल ही आते, अगर वो किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाते और उनका सिजेरियन के लिए प्लान करते तो ना ये हादसा होता, ना आज ये पेशेंट लूज होती। तो आप बताइए, अगर एक पेशेंट अगर ज़्यादा अपने मरीज के प्रति सजग रहते तो आज ये हादसा ही नहीं होता, उनकी बहन जिंदा रहती। किसी की बहन गई है, सहानुभूति तो होता ही है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ और इंसान हूँ, मुझे भी बहुत दुख है कि उनकी बहन का मृत्यु हो गया। लेकिन मृत्यु के उपरांत किसी के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, जो उनके नाम पे साजिश हो रहा है, जो पॉलिटिक्स हो रहा है, हमको लगता है ये अच्छा नहीं है। जो जाना है, डॉक्टर के हाथ में हर चीज़ नहीं होता है। हम लोग ने बेस्ट किया और आगे भी करते रहेंगे और हम लोग हारेंगे नहीं और ना ही रुकेंगे। पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगे भी पेशेंट लेगा और पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा। आई थी हमारे पास और हिस्ट्री लेने पे मालूम चला कि पेशेंट को रात में सदर अस्पताल ले गया था, जहाँ पे उनको लेबर पेन हुआ और बच्चेदानी किसी कारणवश वहाँ फट गई और डॉक्टर इंदु गुप्ता के पास ले जाया गया, जो उनको रेफ़र कर दिया पटना। और रात भर वो पेशेंट कहाँ रहा ऐसा उन्होंने कोई मुझे नॉलेज नहीं दिया और सुबह वो 8:30 बजे हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। भर्ती होने के उपरांत बहुत सारे डिफरेंट नेताओं द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि आप इस पेशेंट को ले लें क्योंकि ये बच्चा हमारा है और इनका जैसे हो इनको मदद करें। और हम लोग ने सारा कंसर्न लेके ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान जब हम लोग ने पेट खोला तो पेशेंट के अटेंडेंट को ओटी में बुलाकर दिखा दिया कि बच्चेदानी फटा हुआ है, हम उसको सिल रहे हैं, बच्चा मरा हुआ है। उन्होंने बोला ठीक है और हम लोग ने पेशेंट को रिकवर किया। रिकवर करने के बाद पेशेंट होश में आई, लेकिन उसका बीपी और पल्स कभी नहीं आया। बीपी पल्स 2 दिन तक नहीं रहा। दूसरे दिन मरीज उठ के बात करने लगी और 1 दिन के बाद उसको मिर्गी का झटका आने लगा। इसको हम लोग पोस्टमार्टम एक्लेम्सिया बोलते हैं, जो कि पेशेंट को प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है, पोस्टमार्टम एक्लेम्सिया। मैं उस दिन पटना चला गया था। मेरे एक्सचेंज में डॉक्टर अभिषेक, जो कि डीएनबी मेडिसिन है, उनको मैंने बोला कि आप पेशेंट को एक बार अटेंड कर लेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं नहीं हूँ। और उन्होंने उस पेशेंट को 2 बार अटेंड किया, पेशेंट के अटेंडेंट को पूरा प्रोग्नोसिस समझाया और हम लोग ने पेशेंट को पटना ले जाने की बात कही। लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट ने फिर डिफरेंट नेता से हमें फ़ोन करा के कि अभी लॉकडाउन है, हम कहाँ ले जाएंगे, आप इन्हें रहने दें। तो मजबूरी में बहुत आग्रह के बाद हम लोग ने पेशेंट को फिर से अपने पास रखा और 1 दिन के बाद जब उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया तो मैंने यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट कराया। तो यूरिन में यूरिया का मात्रा बढ़ा हुआ था और क्रिएटिनिन का मात्रा बढ़ा हुआ था, मतलब पेशेंट रीनल फेल्योर की तरफ जा रहा था। तो हम लोग ने उनको समझाया कि जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है बहुत देर तक, या जिसके शरीर से अत्यधिक खून की मात्रा खून लॉस हो जाता है और वो बहुत देर तक बीपी कम रहने के कारण किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और पेशेंट किडनी फेल्योर में जा सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप पटना जाइए और इनका डायलिसिस करवाइए। और डायलिसिस कराने के उपरांत ऐसा 50% पेशेंट रिकवर होता है, 50% पेशेंट क्रोनिक रीनल फेल्योर में जाता है। लेकिन आप इन पर कोशिश कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने सहमति दी कि वो पटना जाना चाहते हैं। मैंने पटना से अपना वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस बुलवाया, लेकिन उस दौरान उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया और तोड़फोड़ के दौरान उन्होंने आईसीयू के सारे स्टाफ को मार के भगा दिया, मेडिसिन का सारा स्टॉक फेंक दिया। और इस दौरान मरीज आधा घंटा बिना डॉक्टर और बिना स्टाफ के आईसीयू में वेंटिलेटर में पड़ी रही, जिससे मरीज की स्थिति और बिगड़ी। फिर मैं वहाँ पहुँचा, मैं ड्यूटी में था, मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने पेशेंट को फिर से रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद मैं खड़ा होकर पेशेंट को मैंने खुद वेंटिलेटर में डाला, एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस डाल करके मैंने उसको अपना नंबर दिया कि पटना जाने के उपरांत भी अगर कहीं मेरी आवश्यकता पड़े और ट्रीटमेंट के बारे में कोई हिस्ट्री की जानकारी आपके आगे के डॉक्टर को जरूरत पड़े तो आप हमसे ले सकते हैं। और उन्होंने वहाँ से मुझे डॉक्टर राजन से फ़ोन कराया, जो कि उनके ट्रीटिंग कंसल्टेंट होंगे। उन्होंने बताया कि लगता है कि लो बीपी के कारण इनका किडनी डैमेज हो गया है और इनका जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। और वहाँ से आने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर FIR कर दिया और